I once again welcome you all on my YouTube channel, and in today's video we will be moving ahead in the ionic equilibrium. Okay, up till now we have completed almost all the topics in the ionic equilibrium, and today we will see the last topic, and that is common ion effect. Okay, so we will in today's topic we will be seeing about common ion effect, then common ion effect and solubility, and we will also see some numericals on the solubility product. Okay, so let's start with today's video, and first of all let's see what is common ion effect. Okay, so my today's topic is common ion effect. Okay, now what does this mean, common ion effect? Okay, so the effect on the reaction when there is a presence of a common ion, that we are going to study under the common ion effect. Okay, the common ion effect can be stated as the ionization. The common ion effect states that the ionization of weak acid is suppressed in presence of strong electrolyte containing an ion common to the weak electrolyte. Now let us understand what does this meaning says. Okay, this is common ion effect. Now what it is saying, that the ionization of weak acid. Okay, so if we are suppose considering any solution in which we are taking a weak acid, so the dissociation the ionization means the ion forming capacity of this weak acid is सप्रेस्ड मतलब कम हो जाना. आयंस बनाने की जो कैपेसिटी है वो इस वीक इलेक्ट्रोलाइट की, वीक एसिड की जो है वो सप्रेस्ड हो जाती है, मतलब कम हो जाती है व्हेन इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. अगर हम उस सोल्यूशन में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लेकिन वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैसा होना चाहिए, कंटेनिंग एन आयन कॉमन टू द वीक इलेक्ट्रोलाइट. मतलब ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक एसिड इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, सो दिस वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो ये जो आयनाइजेशन की कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी. कब कम हो जाएगी, जब हम उसमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जब इसमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे. लेकिन ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैसा होना चाहिए, जिसके पास क्या होना चाहिए, एक कॉमन आयन. कॉमन किससे, वीक एसिड से. मतलब जो आयंस वीक एसिड दे रहा है, ऐसे ही आयंस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी अगर प्रोड्यूस करता है उसी सोल्यूशन में, तब जो वीक एसिड की आयनाइजेशन की कैपेसिटी है ये क्या हो जाती है, कम हो जाती है. दिस इज नोन एज द कॉमन आयन इफेक्ट. थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा अभी, लेकिन जैसे ही हम एग्जाम्पल से समझेंगे यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली. ओके, सो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. ओके, तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बफर सॉल्यूशन का. सो एक आधा कोई बफर ले लेते हैं. हम कौन सा बफर ले लेते हैं, सपोज हमने ले लिया एसिडिक बफर. ठीक है, हम लोग लास्ट वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं बफर्स बनते कैसे हैं. बफर्स आर मेड अप ऑफ टू थिंग्स. ओके, एसिड एंड इट्स सॉल्ट. वीक एसिड पहला होगा, वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, या वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड. ये हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में देख चुके हैं. तो अब हम एक क्या ले लेंगे, एसिडिक बफर ले लेते हैं. एसिडिक बफर हम कैसे बनाते हैं, सपोज हम भी एसिडिक बफर ले लिया हमने. एसिटिक एसिड, एक एसिटिक एसिड ले लिया, और उसके साथ हम लोगों ने क्या करना है, हमको इसी का एक सॉल्ट लेना है. लेकिन सॉल्ट में क्या होना चाहिए, बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. सो मैंने ले लिया सोडियम एसिटेट. ओके, सो दिस इज अ वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस टाइप का सॉल्ट हो गया, एंड दिस इज योर वीक एसिड. अब ये ऐसा एक मैंने क्या कर दिया, एक सोल्यूशन ले लिया. ठीक है, दिस इज माय सोल्यूशन. ओके, अब ये सोल्यूशन में नाउ व्हाट ही इज अकॉर्डिंग टू द कॉमन आयन इफेक्ट. कॉमन आयन इफेक्ट क्या बोल रहा है कि ये जो वीक एसिड है इसका आयनाइजेशन कम हो जाएगा, विल गेट सप्रेस्ड when we are adding a strong electrolyte. हमें पता है कोई भी salt कैसा है, strong electrolyte होता है. So when we add a strong electrolyte containing an ion common to it, यहाँ पे और यहाँ का आयन क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए. अभी भी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है. ओके, तो हम इसको और थोड़ा सा सिंपल बना के समझते हैं.
सो दिस इज सपोज योर फर्स्ट. अब यहाँ पे सोल्यूशन में क्या है, दो चीजें हैं, एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट. सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे एसिटिक एसिड. ओके, दिस इज अ वीक एसिड और वीक एसिड इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट्स ओनली स्लाइटली. मतलब इसमें कि मैंने जैसे आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कुछ ही आयंस में कन्वर्ट होंगे एंड द रिमेनिंग विल रिमेन एज अ मॉलिक्यूल ओनली. तो इसमें से कुछ ही आयनाइजेशन होगा जिसका एंड दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू द आयंस. आयंस क्या क्या बनेंगे, CH3 COO माइनस एंड H+. इस तरह से हो जाएगा आयनाइजेशन. ओके, दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन because as soon as these acetate and hydrogen ion get ionized they will again combine to form the acetate molecule. ठीक है, ये हो गया हमारा weak electrolyte, मतलब यहाँ पे हो गया हमारा weak acid. अब दूसरी चीज हमारे सोल्यूशन में क्या है, सोडियम एसिटेट. ओके, सो दिस इज अ सोडियम एसिटेट. ओके, नाउ सोडियम एसिटेट कैसा है, इट इज अ सॉल्ट. Salt भी कैसा है, weak acid and strong base, and we know that all the salts dissociate almost completely. Okay, means they ionize to a maximum extent, and therefore this is not a reversible reaction. It is a one-way reaction in which we get. अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, acetate ions और Na+ ions. ठीक है, ऐसा डिसोसिएशन हो जाएगा इसका. ओके, अब क्या हो रहा है देखो सोल्यूशन में. Now in this solution we have weak acid and a salt. Weak acid dissociates in this way and the salt dissociates in this way. Okay? अब ये दोनों चीजें यहाँ पर होने के बाद क्या होगा इस solution में, ये तो solution है. So in this solution we will get maximum number of acetate ions. Yes, because इसका dissociation complete हो रहा है और यहाँ से भी कुछ dissociate हो रहे हैं. So the total number of acetate ions will be raised. Okay, ये यहाँ पर ये acetate ion क्या है, common ion. इसके लिए भी और इसके लिए भी, दोनों में हमें क्या मिल रहा है, एक ही आयन मिल रहा है, एक ही टाइप का आयन मिल रहा है. This also contains acetate and this also contains acetate. Means this is a common ion. ये हमारा common ion है. अब ये common ion क्या बोल रहा है आगे कि the common ion effect states that the ionization of weak acid is suppressed in presence of strong electrolyte. तो अब हम ये देखेंगे कि suppressed मतलब कम होना कैसे हो रहा है. क्या हो रहा है, अब यहाँ पे देखो ये हो गया एसिटेट आयंस और ये भी हो गए एसिटेट आयंस. मतलब क्या हो गया कि सोल्यूशन में एसिटेट आयंस की क्वांटिटी क्या हो गई है, बढ़ गई है. और एसिटेट आयंस की क्वांटिटी बढ़ना मतलब क्या है, हमने ये जो हमारी रिएक्शन थी रिवर्सिबल रिएक्शन जिसका हमारा इक्विलिब्रियम आ चुका है. ठीक है, ये हमारी इक्विलिब्रियम स्टेट में है रिएक्शन, है ना, कि यहाँ के जितने मॉलिक्यूल्स यहाँ कन्वर्ट हो रहे हैं उतने ही यहाँ कन्वर्ट हो रहे हैं. ऐसे कंसिडर करके हम उसको इक्विलिब्रियम स्टेट में इस रिएक्शन को कंसिडर कर रहे हैं. ओके, अब इसी इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या हो रहा है, यहाँ पर मोर और भी नंबर ऑफ एसिटेट आयंस आर गेटिंग एडेड. ओके, so since here the total number of acetate ions are increasing, therefore now the reaction between the acetate and H+ ions will increase. And therefore according to the Le-Chatelier principle जो हम लोगों ने 11th में पढ़ा था, Le-Chatelier principle, do you remember that? Okay, I will explain that also. So according to the Le-Chatelier principle, what will happen now, in this reaction there are two reactions. This is a forward reaction and this is the backward reaction. Okay, so in this case the backward reaction means the reaction from right to left is favored. Okay, मतलब अब reaction क्या हो जाएगी, reverse direction में move होगी instead of forward direction. Yes, वो हम बताएंगे. मैं आपको एक बार recap करवाती हूँ कि what is Le-Chatelier's principle. उसके हम बेसिक फंडेज जो हम लोगों ने 11th में देखे वो हम शॉर्ट में अभी देख लेते हैं ताकि आप थोड़ा सा आपको याद आ जाए कि ये मैं क्या कर रही हूँ. सो अकॉर्डिंग टू द, अब यहाँ पे सिंस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयंस हैज इंक्रीज देयरफॉर द बैकवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड. वैसे भी अगर हम एक जनरल चीज देते हैं तो हमारी रिएक्शन कौन सी फास्टर रहेगी, जिसका कॉन्सेंट्रेशन हायर है. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंस द नंबर ऑफ एसिटेट मॉलिक्यूल्स आर इंक्रीजिंग मीन्स व्हाट, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट साइड इज रेज्ड. And since the product side concentration is raised means what, the reaction will move from right to left, means in the backward direction. So अब अगर ये backward direction में हो रही है, फ्लो हो रही है, इसका मतलब क्या हो गया
कि एसीटेट बनाने की कैपेसिटी कम हो गई और एसीटेट से एसिटिक एसिड बनाने की जो रिएक्शन है वो ज्यादा हो गई। यस, सो देयरफॉर इसका मतलब कि क्या हो गया कि वीक एसिड का जो आयनाइजेशन की कैपेसिटी है वो सप्रेस्ड हो गई। ये जो वीक एसिड जो आयंस में कन्वर्ट हो रहा था, जितनी क्वांटिटी में कन्वर्ट हो रहा था, वो उतनी क्वांटिटी में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जैसे ही वो कन्वर्ट हो रहा है, अगेन सिंस द कॉन्सेंट्रेशन इज हायर ओवर हियर, इट विल अगेन गेट रिएक्ट एंड टू फॉर्म द acetic acid molecules, and therefore whenever any common ion is added, whenever any common ion strong electrolyte get added, it suppress the ionization of the weak acid. आया समझ में आपको? सिंपल है। और अब हम थोड़ा सा बैक जाके हम देखते हैं व्हाट वाज द ली चैटेलियस प्रिंसिपल। ये ली चैटेलियस प्रिंसिपल ने क्या बताया हुआ है, थोड़ा सा हम रिकैप कर देते हैं। ओके, इन दिस ली चैटेलियस प्रिंसिपल जब हम लोग लास्ट ईयर हम लोगों ने रिएक्शंस देखी थी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, we have seen about the reversible reaction. Suppose if the reaction is of the type A plus B giving C plus D. तो अकॉर्डिंग टू द ली चार्ट, अब ये जो रिएक्शन है इसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट में। मीन्स व्हाट, दैट द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इक्विलिब्रियम स्टेट में है मतलब क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। रेट मतलब क्या होता है, स्पीड, मतलब जिस स्पीड से ए और बी रिएक्ट होकर सी प्लस डी बना रहे हैं, उसी स्पीड से सी एंड डी आर गेटिंग रिएक्टेड टू फॉर्म ए एंड बी। दिस इज कॉल्ड एज रेट। सो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये है हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट। नाउ अकॉर्डिंग टू द ली चैटेलियस प्रिंसिपल, अगर हम इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं, अब डिस्टर्ब कैसे होगा, या तो मैं इस रिएक्शन का एक किसी भी रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दूंगी, या किसी एक का मैंने कॉन्सेंट्रेशन कम कर दिया, या मैंने हीट प्रोवाइड कर दी, या फिर मैंने इंक्रीज इन द प्रेशर या डिक्रीज कर दिया प्रेशर, या हीट देने की बजाय मैंने हीट निकाल ली। ये सब क्या है, चेंजेस इन द कंडीशन। तो इस तरह के चेंजेस अगर हम ऐसी रिएक्शंस पर करेंगे तो ली चैटेलियस सेज दैट कि सपोज, सिंपल मैं आपको उसके पॉइंट्स निकाल के दे रही हूँ कि सिंपल से अगर कोई भी रिएक्टेंट ऐड हो रहा है, ओके, इफ द रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट, जहां का भी, अब यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हम किसी को भी नहीं बोल सकते, दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। अगर मैं फॉरवर्ड साइड लेती हूँ सो दिस इज रिएक्टेंट एंड दिस इज प्रोडक्ट, और अगर मैं बैकवर्ड रिएक्शन कंसिडर करती हूँ तो दिस इज रिएक्टेंट एंड दिस इज प्रोडक्ट। यस, सो कहीं का भी कोई भी एक रिएक्टेंट अगर ऐड होता है तो जो आपका इक्विलिब्रियम है, जो इक्विलिब्रियम है वो क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। अब ये ऐड करने के बाद इक्विलिब्रियम किस तरह से डिस्टर्ब होगा और ये रिएक्शन कौन सी साइड में फेवर होगी, फिर वो फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा फास्टर रहेगी या बैकवर्ड रिएक्शन फास्टर रहेगी, यही चीजें ली चैटेलियस प्रिंसिपल में बताई गई है। ओके, तो इन शॉर्ट हम इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि whenever we add any reactant there will be an away shift, and whenever we take out means मैं अगर किसी का concentration कम कर देती हूँ तो क्या हो जाएगी, reaction will be, then the reaction will show the towards shift. अब लेट अस अंडरस्टैंड ये क्या बोल रहा है, अवे शिफ्ट और टुवर्ड शिफ्ट का मतलब क्या है। वो क्या बोलना चाहता है कि जहां पर भी रिएक्टेंट आप ऐड करोगे तो उससे रिएक्शन क्या हो जाएगी, अवे शिफ्ट। मींस अगर मैं यहाँ पर ए रिएक्टेंट ऐड कर रही हूं तो मेरा अवे शिफ्ट मतलब ए से दूर जाना, ए से दूर जाना मतलब मेरी रिएक्शन क्या रहेगी, ए प्लस मेरी फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर होगी। अगर मैं यहाँ सपोज सी ऐड करती हूँ तो सी से अवे शिफ्ट, सी से मैं दूर जाऊंगी, अवे मतलब दूर जाना, सो सी से मैं दूर जाऊंगी, और अगर सी से मैं दूर जा रही हूँ मतलब क्या होगा मेरी रिएक्शन, बैकवर्ड की तरफ। मीन्स द इफ आई ऐड सी देन बैकवर्ड रिएक्शन विल बी फेवर्ड, एंड इफ आई ऐड ए देन फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी फेवर्ड। वही चीज यहाँ हो रही है। यहाँ हमने क्या किया, वी आर एडिंग एसिटेट, देयरफॉर एसिटेट ऐड किया है इसलिए अवे शिफ्ट ऐड किया है इसलिए अवे शिफ्ट, और अवे शिफ्ट कहां से, एसिटेट से दूर, एसिटेट से दूर मींस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ओके, ये इजी ट्रिक है याद रखने की। और अगर मैं टेक आउट, इफ आई
टेक आउट, अगर मैं कम कर देती हूँ किसी एक का कॉन्सेंट्रेशन, देन इट विल बी टूवर्ड शिफ्ट, मतलब मैं जिसका भी कॉन्सेंट्रेशन कम करूंगी, सपोज मैंने यहाँ पे ए का कॉन्सेंट्रेशन किया तो वो क्या है, टूवर्ड्स शिफ्ट. टूवर्ड शिफ्ट मीन्स नाउ द रिएक्शन विल बी फेवर्ड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि मैं इसका कॉन्सेंट्रेशन कम कर रही हूँ, मीन्स क्या, ऑटोमेटिकली इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, और जिसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहेगा रिएक्शन वही साइड से फेवर करेगी. तो ये थे हमारे ली-चाइटेलियस प्रिंसिपल. और भी कुछ पॉइंट्स है तो गो थ्रू दैट ली-चाइटेलियस प्रिंसिपल ऑफ क्लास 11th, सो यू विल बी गेटिंग दैट. ओके, अब पूरा ली-चाइटेलियस प्रिंसिपल हम यहाँ नहीं देखेंगे, बट दीज आर द 2 पॉइंट्स विच कैन बी मेमोराइज, और इससे आप इजीली बता सकते हो कि आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर करेगी या बैकवर्ड रिएक्शन. सो अकॉर्डिंग टू दिस ली-चाइटेलियस प्रिंसिपल द बैकवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड. इसका मतलब क्या हो गया, फॉरवर्ड रिएक्शन आयनाइजेशन की है और बैकवर्ड रिएक्शन डीआयनाइजेशन की, मीन्स उसका जो आयनाइजेशन कैपेसिटी वो क्या हो गई, कम हो गई. So this is known as the common ion effect. The common ion effect states that ionization of weak acid is suppressed. Suppressed means it gets lowered down or decreased. Lowered down or it decreases. ठीक है? So suppressed in presence of strong electrolyte. लेकिन condition क्या है? It should contain the common ion. It should contain an ion common to the वीक एसिड. जो भी वीक एसिड हम ऐड कर रहे हैं उसका एक कॉमन आयन वहां होना चाहिए. ओके, हैव यू अंडरस्टूड? सो दिस इज नोन एज द कॉमन आयन इफेक्ट. इसी तरह से आप एक बेसिक बफर लेके भी आप कर सकते हो. ओके, एंड मोस्टली द क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन लाइक दिस वे. आपको पूछा जाएगा कि व्हाई the ionization of ammonium hydroxide get depressed on adding ammonium chloride. इस तरह का आपको क्वेश्चंस, इस तरह के आपको क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जा सकते हैं. ओके, सो देयर यू हैव टू एक्सप्लेन दिस कॉमन आयन इफेक्ट. यू हैव टू शो द 2 रिएक्शंस. यू हैव टू शो द रिएक्शन फॉर द weak base, also you will be showing the reaction for the salt, and then you have to see whose concentration and from which side the reaction will shift. Okay, and that is nothing but common ion effect. Okay, so let's move to the next topic, that is common ion effect and solubility. Okay, so now this solubility of sparingly soluble salt also get affected when we add a common ion to it, and that we are going to see under common ion effect and solubility. Okay, so इसको सीखने के लिए भी हम लोग एक common example ले लेंगे, simple example. In the last video we have seen about the sparingly soluble salt, and in which we have considered an example of AgCl. So let us take that same example. AgCl is a sparingly soluble salt. Sparingly means we all know that which dissolve to a very less extent. Okay, so now this AgCl, if this AgCl, we know that it is a sparingly soluble salt and it dissociates as Ag plus and Cl minus. Okay, it get dissociated as Ag plus and Cl minus in the aqueous medium. Okay, so this is your solid and it gets converted into Ag plus and Cl minus in the aqueous state. Okay, अब इसका बोलना क्या है, if I'm adding a salt, if I add a strong electrolyte to such a sparingly soluble salt, then again the solubility of this sparingly soluble salt will get changed. How decrease होगा, increase होगा, किस तरह से change होगा, let us see that. So suppose if I am considering this sparingly soluble salt AgCl, okay, and to the same solution I am adding a strong electrolyte, suppose silver nitrate, AgNO3. Okay, AgNO3 is a strong electrolyte, so it will dissociate almost completely and will give Ag plus and NO3 minus ions. Okay, it will dissociate like this. Okay, so same way, अभी जैसा हमने common ion effect देखा उसको भी compare करते हैं. अब ये solution में this is a solution of sparingly soluble salt and a strong electrolyte. ये दोनों का हमारा solution बन गया, and we know that this dissociates as Ag plus and Cl minus, and this dissociate almost completely giving Ag plus and NO3 minus ions. तो अब again solution में क्या हो गया, solution में concentration of Ag plus ions have increased. यहाँ से भी Ag plus निकल रहे हैं and AgNO3 is also giving Ag plus. So this is a common ion present for both the solution, and this common ion, now what is happening, this common ion is
इंक्रीजिंग द रेट ऑफ दिस रिएक्शन. अब रिएक्शन का रेट किस साइड मूव होगा? यहाँ पर क्या हो गया? This is also Ag plus, this is also Ag plus. So the concentration of Ag plus has increased. Means what? ये जो एक equilibrium reaction थी उसमें मैंने क्या किया है? Ag plus ions add कर दिए. And we know that whenever we add, there is an away shift. There is an away shift. जो भी ions हम add कर रहे हैं उससे क्या होगी? Shift हमेशा away की डायरेक्शन में होगी, मतलब दूर जाएगी. So दूर जाएगी means this is away shift. So since I am adding Ag plus ions, therefore the reaction will be favored in the backward direction. तो आपकी जो reaction है वो किस direction में जाएगी? From right to left, or I should say from in the reverse direction. अब reverse direction का मतलब क्या है? यहाँ पर reverse direction means what? Precipitation. Precipitation कैसे? Already ये क्या था? एक बहुत ही स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट था, मतलब कि बहुत कम क्वांटिटी में डिसॉल्व होने वाला सॉल्ट था. अब ये जो सॉल्ट है, सिंस इट वाज डिसॉल्विंग टू अ वेरी लेस एक्सटेंट, अब वो लेस एक्सटेंट को भी हमने और डिस्टर्ब कर दिया, और अब क्या हो रहा है? फिर से ये जो Ag प्लस Cl माइनस आयंस बन रहे थे ये भी सप्रेस्ड हो गया उसका, एंड सप्रेस्ड होके अब वो क्या बना रहा है? AgCl. मतलब वो क्या कर रहा है? इट इज गेटिंग प्रेसिपिटेटेड आउट. मतलब हमारा जो ये जो रिएक्शन है वो क्या हो गई? रिवर्स डायरेक्शन में फ्लेवर हो गई. सो इसका मतलब सोल्यूबिलिटी पे कॉमन आयन इफेक्ट क्या हुआ? सोल्यूबिलिटी और कॉमन आयन इफेक्ट का क्या रोल हो गया? फिर अब बता सकते हो? कॉमन आयन इफेक्ट ने सोल्यूबिलिटी को बढ़ा दिया या सोल्यूबिलिटी को घटा दिया? यस, सोल्यूबिलिटी हैज डिक्रीजेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेस व्हेन अ कॉमन आयन इज प्रेजेंट. सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो गई यहाँ पर. सोल्यूबिलिटी डिक्रीज क्योंकि प्रेसिपिटेशन हो रहा है. प्रेसिपिटेशन हो रहा है मतलब क्या हो गया? कि जितनी क्वांटिटी में वो अब डिसॉल्व हो रहा था अब उतना भी नहीं हो रहा है, उससे भी कम क्वांटिटी में डिसॉल्व हो रहा है. मींस द सोल्यूबिलिटी हैज डिक्रीजेस ड्यू टू द कॉमन आयन. सो दिस इज नथिंग बट द रिलेशनशिप बिटवीन the solubility and a common ion, which states that the solubility decreases when we add a common ion to a sparingly soluble salt. And what type of common ion? The of a strong electrolyte. Common ion should be from a strong electrolyte. So whenever we add a common ion to a sparingly soluble salt, किस तरह के? in form of strong electrolyte. strong electrolyte के फॉर्म में हमने क्या किया? एक common ion add किया in the form of strong electrolyte. Then the solubility decreases. Okay, when a common ion is added to a sparingly soluble salt in the form of strong electrolyte, the solubility decreases. This is the relationship between solubility and common ion. Okay, have you understood? Simple. It was simple. Yes. Okay. And also this is also very important topic, although it has been deducted this year in the Maharashtra board exams and even also in the CBSE boards also, this topic of common ion effect and solubility has been deducted. But it was an interesting topic and you should be able to relate the common ion effect with solubility also. So I have taken this. Okay. So let's move to the next, that is let us see some numericals on the solubility product. Okay. So let's see the numerical. The solubility product of AgBr is 5.2 into 10 raised to the power minus 13. Calculate its solubility in moles per dm cube and grams per dm cube. Means we have to find out the solubility in both the units, moles per dm cube also and in grams per dm cube also. And since for and also given that the molar mass of AgBr is 187.8 grams per mole. Okay. So let us find out. So first of all, what we are doing, we have to write down what is given. Okay. What is given. Okay. So first the solubility product. Solubility product means KSP. Okay. So the solubility product of AgBr. Solubility product of AgBr is given, and that is given to be 5.2 into 10 raised to the power minus 13. Okay. This is given. And second, what is asked? Calculates the solubility. Means we have to calculate out the value of S. S is question mark for us, and we have to find the solubility in two units. First,
in moles per dm cube and also in grams per dm cube. Okay, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है. Now let us start. Now, since what is the solubility product of AgBr? Again, AgBr is a sparingly soluble salt. So, we can write the reaction as AgBr giving you Ag plus and Br minus. Okay, this will be the reaction. Okay, first you have to write down the reaction of sparingly soluble salt. How it will get ionized. Now, we know that the solubility product is equals to x raised to the power x into y raised to the power y into s raised to the power x plus y. Yes, this we have seen in the last video. Now, where x is the coefficient of Ag plus, y is the coefficient of Br minus. Okay, so in this case, x is also equals to 1. There is nothing means 1 mole, and here y is also 1. So let us keep this. So Ksp will become 1 square into 1 square into s raised to the power 1 plus 1. So this is 1 square is 1 into s raised to the power 2. Means what? The Ksp is equals to s square. Okay. Now we know the value of Ksp has been given and we are asked to find out the S. So we have just derived the formula for S and Ksp. So now in this case, therefore S will become under root of Ksp because Ksp is S square. So S is under root of Ksp. So let us keep S is equals to the value of Ksp is given to be 5.2 into 10 raised to power minus 30. Okay. सो अब ऐसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते वक्त क्या करना है, सबसे पहले ये चीज ध्यान देना है, जब भी आप अंडर रूट फाइंड आउट करते हो ऑलवेज ट्राई टू डू दिस न्यूमेरिकल विद द लॉग. ओके, लॉग से करना सिंपल हो जाता है. इसको हम इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, 5.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 13 रेज़ टू द पावर हाफ, ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट को. ओके, अब ये जब अंडर रूट के न्यूमेरिकल्स होते हैं और जिसमें इस तरह की एंटिटी आती है इंटू 10 रेज़ टू द पावर समथिंग, तो ऑलवेज मेक दिस एंटिटी इवन नंबर. अगर आप उसको इवन नंबर बनाएंगे देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट. तो सबसे पहले हम इसको इवन करते हैं. इवन करने के लिए या तो मैं इसको 12 कर सकती हूँ या फिर मैं इसको 14 कर सकती हूँ. अगर मैं 12 करती हूँ तो यहाँ क्या बन जाएगा, 0.52 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 12, और अगर मैं 14 करती हूँ तो क्या बन जाएगा, 52 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 14. तो मैं इसको थोड़ा सिंपल करती हूँ, डेसिमल को ही हटा देती हूँ, ना रहेगा डेसिमल ना रहेगा कोई प्रॉब्लम. सो इसको मैंने लिख दिया 52 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 14 रेज़ टू द पावर हाफ. यस, अब अंडर रूट निकालना बहुत आसान हो गया. इसको लॉग अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ लॉग ऑफ 52. यस, हाफ लॉग ऑफ 52. और इसको अब हम लॉग नहीं अप्लाई करते, इसको यही सॉल्व कर लेंगे हम लोग. इसको सॉल्व करने के लिए क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 7. 14 डिवाइडेड बाई 2 10 रेज़ टू द पावर माइनस 7. इसको हम एंटिटी को ऐसे ही रखेंगे और सिर्फ इतनी एंटिटी को हम क्या करेंगे, लॉग से सॉल्व करेंगे. मतलब हम सिर्फ क्या निकाल रहे हैं, अंडर रूट ऑफ 52 निकाल रहे हैं. और ये एंटिटी हमारी ऑलरेडी हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है, इसका रूट निकालना. इसका जो रूट है हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं बाय डिवाइडिंग इट बाय 2. ओके, तो ये एंटिटी हमारी स्क्वायर रूट निकल चुका है. अब इतनी एंटिटी का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो लॉग अप्लाई करेंगे. सो दिस विल बिकम हाफ इंटू, सिंस दिस इज 52, सो योर कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी 1 पॉइंट. Now see the log of 52. Oh, 52 is 7160. Okay, 7160. Now let me divide this. So this is 17. So this will become 0.26 2 8s are 16. Sorry, it should come 2 8s are 16. Remaining will be 1 1 2 5s are 10. 2 8s are 16 and then 0. This is your answer. Okay. Into 10 raised to the power minus 7 will remain as it is. Now since we have seen the log, we have to take out the antilog also. So we are going to see the antilog of 0.85 plus the mean difference of 8. So let's see that. So this will come out to be 7.093, or you can call it as 7.1 also, into 10 raised to the power minus 7. Okay. So this is your answer, 7.070
7.093 into 10 raised to the power minus 7. This is your solubility. Now, but we know that the unit of this solubility, whatever we have calculated out, it has come out into 0.93 into 10 raised to the power minus 7, and the unit is moles per dm cube, because here we have considered moles. Okay, the concentration is in moles, so your answer is in moles per dm cube. Now we have to convert it in grams per dm cube. So the molar solubility, it will become now molar solubility. If you want to find out in molar grams per mole, then it will become molar solubility, and that is nothing but the solubility in moles per dm cube into the molar mass of salt. ठीक है, into अगर हम उसका molar mass कर लेंगे, then we'll get the solubility in grams per dm cube. So in this case, the molar mass is 187.8 grams per mole, and the solubility in moles per dm cube just we have calculated out. Therefore, S will be equals to 7.093 into 10 raised to the power minus 7 into 187.8 grams per mole. Okay, so just calculate it out. You may calculate it out by using log table also, or you may just multiply it, but using log table is more secure way. So use the log table, just find out the log of this, add them and find out the then see the antilog and find out the answer. So the answer comes out to be 1.35 into 10 raised to the power 4 grams per dm cube. The answer comes out to be 1.35 into 10 raised to the power 4 grams per dm cube. So we have found it out the solubility in moles per dm cube also, and in grams per dm cube also, and also we have found out the solubility relation, Ksp is equals to S square. Okay, have you got it? So in this way you can solve other numericals also on the solubility product. Many examples are given in your textbook, so you may practice all those examples. If you still have any query, you may ask me in my comment box, and in spite of this numerical, if you have any difficulty regarding this chapter in any topic, then you may ask me in my comment box. Okay, so let's meet for the other chapter now, and till then, bye bye, thank you.